एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में मेरे साथ जो टॉर्चर या इनजस्टिस हुआ है उसका बदला लेने का बहुत मन करता है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, जब आप किसी से बदला लेते हैं और अगर आप बदला लेने में कानून को भी अपने हाथ में ले लेते हैं तो जो कॉस्मिक स्केल है उसमें आप एक डायमेंशन और नीचे उतर जाते हैं। यानी पहले अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में थे तो अब 2 डायमेंशनल स्पेस में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे आपके ऊपर लॉज बढ़ जाते हैं। पहले अगर आपके ऊपर 15 कानून काम करते थे तो अब आपके ऊपर 25 कानून काम करने लगेंगे, जिससे आपका जीवन और कठिन हो जाता है। अभी कुछ महीनों पहले मैं जज साहब से मिलने गया तो जज साहब अपने चैम्बर में बैठे थे और उनके कोर्ट रूम में पुलिस और वकील और बहुत सारे अपराधी बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे जज साहब का, लेकिन जज साहब कुछ ज़रूरी काम में लगे हुए थे। तो गर्मी बहुत पड़ रही थी और वो इंतज़ार कर रहे थे। तो उन्होंने बदला लिया होगा, कुछ अपराध किया होगा। आज अपराध की सज़ा ये है कि उन्हें जज साहब का बार बार इंतज़ार करना पड़ रहा है, बैठे रहना पड़ रहा है। लेकिन सामान्य आदमी को ये इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर कम कानून लागू हैं, कम नियम काम कर रहे हैं। लेकिन जिसने अपराध कर दिया उसको जज का भी इंतज़ार करना पड़ रहा है, पुलिस का भी इंतज़ार करना पड़ रहा है, वकील का भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से लॉस बढ़ जाते हैं जब हम कानून अपने हाथ में ले लेते हैं या कोई क्राइम कर देते हैं। तो इससे हमें हमेशा बच करके रहना चाहिए। देखिए, रिवेंज जो है वो एक जलते कोयले की तरीके से है। जलते कोयले को अगर आप अपने हाथ में लेंगे या अपने हृदय में रखेंगे तो हम सोचते हैं कि इससे दूसरे को अगर हम ये जो जलता कोयला उसके ऊपर फेंकेंगे तो दूसरा जल जाएगा। लेकिन जलता कोयला पहले आपको जलाएगा, क्योंकि उसे आप अपने हाथ में रख रहे हैं, उसको आप अपने हृदय में रख रहे हैं। तो पहले तो आप जलेंगे ना, उसके बाद कोई दूसरा जलेगा। तो जब हम कॉन्शियसली ये देख लेते हैं कि रिवेंज की फीलिंग से पहले हम जल रहे हैं, उसके बाद में कोई दूसरा जल रहा है, तब फिर हमें ये समझ में आता है कि रिवेंज की फीलिंग और एंगर की फीलिंग ये ठीक नहीं है हमारे लिए। और फिर जैसा कि आपने लिखा है प्रश्न में, नार्सिसिस्ट ने टॉर्चर किया है, नार्सिसिस्ट ने इनजस्टिस किया है। अब नार्सिसिस्ट का तो स्वभाव ही यही है, कांटे का स्वभाव गड़ना ही है। नार्सिसिस्ट यही चाहता है कि आप उससे बदला लेने का ख्याल अपने दिमाग में रखें और इस तरीके से आप जलें और आपका जीवन तबाह हो। वो ऐसा ही चाहता है। लेकिन अगर आप वास्तव में उससे बदला लेना चाहते हैं तो फिर बदला लेने के बारे में मत सोचिए। अपने करियर को बनाइए, अपने प्रोग्रेस कीजिए, अपनी हेल्थ को बनाइए, आप अच्छे तरीके से रहिए, सेल्फ केयर कीजिए, आप किसी की परवाह ना कीजिए। जो आपके साथ हुआ उसको भुला के मूव ऑन कर दीजिए, यही उसकी सज़ा है। नार्सिसिस्ट के साथ जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसका ठीक उल्टा वो उसका जीवन है? तो अगर आप ठीक से जिएंगे तब यही उसकी सज़ा है। अगर आप ख़राब तरीके से जिएंगे, बदला लेंगे, परेशान रहेंगे, अपने जीवन को तबाह कर लेंगे, तो ये तो वही चाहता है। वो यही चाहता है कि ऐसे ही आप करें। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से अपना जीवन जीते हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे इंजीनियर हैं, अपने करियर की तरफ ध्यान देते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, पीछे जो हुआ मूव ऑन करते हैं, तो फिर आप वास्तव में अगर आप देखें तो यही उससे बदला लेने का तरीका है। और फिर आप देखिए, अगर आप छोटे इस तरीके की मानसिकता वाले लोगों से आप बदला लेते हैं तो आप उनके ही स्तर पर आपको उतरना पड़ता है, उनकी बैटल फील्ड को ही आपको चूज़ करना पड़ता है। तो जब आप दूसरे की निचले स्तर पर रहने वाले लोगों की बैटल फील्ड को चुनेंगे तो आप उनके ही जैसे हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा सफलता की हाई रोड को पकड़िए, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, पीछे जो हुआ उसको भुलाइए, आगे बढ़िए, अपनी तरक्की को इंश्योर कीजिए, अपने सेल्फ केयर को इंश्योर कीजिए, अपने स्वास्थ्य को इंश्योर कीजिए। तो आप पाएंगे। अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने प्रोफेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। यही बदला है इस तरीके के छोटे लोगों से। तो आप कह सकते हैं कि ये सब बातें सुनने में आसान लगती हैं लेकिन करने में कठिन है। तो अगर करने में कठिन है तो आप इसमें स्पिरिचुअल टेक्निक्स का सहारा लेंगे। हम टेक्निक्स का सहारा लेकर के इसको करने की कोशिश करेंगे। पहले हम बेसिक कंसेप्ट अपने आप को के क्लियर रखेंगे और उसके बाद टेक्निक्स का सहारा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो टेक्निक कौन कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए, सब इसमें बेली ब्रीदिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बेली ब्रीदिंग या बैलून ब्रीदिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम नाक से पहले सांस खींचते हैं और उसके बाद मुंह और नाक दोनों से सांस बाहर निकालते हैं। पेट में सांस भरते हैं नाक से और उसके बाद मुंह और नाक दोनों से सांस
निकालते हैं। तो जैसे मैंने नाक से सांस ली और उसके बाद मुंह और नाक दोनों से निकाला। तो जब हम एक्सेल थोड़ा ज़्यादा देर तक करते हैं तो उससे जो हमारी नेगेटिविटी है उसके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, नेगेटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं और हम जो है कंफर्टेबल ब्रीदिंग कर रहे हैं, डीप और कंफर्टेबल रिलैक्स्ड ब्रीदिंग कर रहे हैं। जबकि नेगेटिव इमोशंस जब हमारे अंदर होते हैं, रिवेंज के, एंगर के इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग को शैलो कर देते हैं। हम सीने से सांस लेने लगते हैं। हम तो जब हम सीने से सांस लेंगे, रैंडम ब्रीदिंग करेंगे, इरेगुलर ब्रीदिंग करेंगे, तो इससे हमारे नेगेटिव इमोशंस को सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब हम अपनी ब्रीथ के ऊपर फोकस करेंगे, अपना पहले पेट से सांस लेंगे, गहरी गहरी सांस लेंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह और नाक दोनों से निकालेंगे, तो इससे जो कंफर्टेबल ब्रीदिंग करेंगे हम, उस ब्रीदिंग से हम रिलैक्स हो जाएंगे। और नेगेटिव इमोशंस जब हम ब्रीथ के द्वारा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव इमोशंस टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस हमारे माइंड का एक सिरा नेगेटिव इमोशंस है तो दूसरा सिरा हमारी सांस है। तो अगर हम अपनी सांस को नियंत्रित कर लेते हैं तो नेगेटिव इमोशंस के ऊपर उसका असर पड़ेगा और नेगेटिव इमोशंस टिक नहीं पाएंगे। तो बेली ब्रीदिंग एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। फिर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम डायरी राइटिंग भी कर सकते हैं। डायरी राइटिंग का मतलब पन्ने पे हम अपने नेगेटिव इमोशंस, अपने गिल्ट, इन सब चीज़ों को पन्ने पर लिखिए। जो भी आप फील करते हैं उसको पन्ने पर लिखिए, और जब पूरा पन्ना लिख लें आप, तो लिखने के बाद उस पन्ने को फाड़ दीजिए या पन्ने को जला दीजिए। पन्ने को फाड़ना और जलाना बहुत ज़रूरी है, याद रखिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को जला देते हैं तो उसकी अंत्येष्टि हो जाती है। हमारा जो माइंड होता है वो थोड़ा सा, हमारा हृदय बेवकूफ़ होता है, उसको हमें बेवकूफ़ बना के थोड़ा रखना पड़ेगा। तो क्या होता है, जब हमारा माइंड देख लेता है कि हमारे इमोशंस जल गए, हमारे इमोशंस फाड़ के फेंक दिए गए, हमारी फीलिंग्स जल गई, तो वो समझ लेता है कि इसकी अंत्येष्टि हो गई, इसका अंत हो गया। तो इस तरीके से हम फाड़ करके जला देते हैं, पहले उसको पूरा लिखते हैं और जला देते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो इमोशंस हैं, पेंट अप फीलिंग्स हैं, वो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको जलाएं। बिसाइड्स जब हम उसको नोट डाउन करते हैं कागज़ के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि नोट डाउन करने में हम ठीक से बार बार हर चीज़ के बारे में सोचते हैं कि नेगेटिव इमोशंस को घुमा फिरा के ठीक से चारों तरफ से उसको हर तरफ से देख लेते हैं, देख करके कि अपनी क्या कैसा फील कर रहे हैं उसको लिख देते हैं। तो उससे हमारी कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से उसको इमोशंस के प्रति 360 डिग्री अवेयर हो जाती है। जब कोई किसी चीज़ के ऊपर हम पूरी तरीके से अवेयर हो जाते हैं तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। तो ये दूसरा साइकोलॉजिकल तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का कि कैसे इमोशंस की अंत्येष्टि हो जाती है। तो कागज़ पर लिखना और कागज़ को जला देना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने में हल्का थोड़ा बहुत वेट भी उठाएं ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर मूड बूस्टिंग जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, तो हम अच्छा महसूस करते हैं। सरफेस एनर्जी जो हमारे अंदर चलती है, लेज़ीनेस क्रिएट करती है हमारे अंदर, लेज़ीनेस की वजह से ही बोर्डम क्रिएट होता है, बोर्डम से ही डिप्रेविटी और क्राइम पैदा होता है। तो इसलिए जब हम सरफेस एनर्जी जो हमारे अंदर होवर करती रहती है, जो कि लेज़ीनेस क्रिएट करती है, बोर्डम क्रिएट करती है, उस लेज़ीनेस को ही हम रिलीज़ कर देंगे तो हम अच्छा महसूस करेंगे और इस तरीके से रिवेंज की फीलिंग्स हमारे अंदर चली जाएंगी। फिर हमें थोड़ा जाप करना चाहिए, क्योंकि जब हम जाप करते हैं तो जो माइंड हमें, हमारे उल्टे सीधे थॉट चल रहे होते हैं वो चल नहीं पाते हैं, रुक जाते हैं, तो हम अच्छा महसूस करते हैं। तो ये सब कुछ टेक्निक्स हैं, जिन टेक्निक्स को हम फॉलो करते हैं और इस तरीके से हम अपने रिवेंज की फीलिंग्स को, चाहे जितना ही डीप सीटेड रिवेंज हो, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। फिर एक चीज़ है जिसको सबको फॉलो करना चाहिए, वो है कैथारसिस। कैथारसिस में हम अपनी पेंट अप फीलिंग्स को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे जिससे हम नाराज़ हैं उसको तकिया में उसका हम चेहरा देखते हैं और उसके बाद तकिया में घूसा मारते हैं, और घूसा मारते हैं तो धीरे धीरे हमारे, थोड़ी देर में ही हमारे अंदर की जो पेंट अप फीलिंग्स हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम बिना घूसा मारे हुए चाहें कि रिलीज़ हो जाएं तो नहीं हो पाएंगी। एक्चुअल बदला लेने से भी फीलिंग्स रिलीज़ नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल बदला लेने में परिस्थितियाँ इस तरीके से हमें सपोर्ट नहीं करती हैं कि हम पूरी तरीके से अपना गुस्सा उसके ऊपर उतार सकें, या फिर हमें इस बात का हमेशा डर लगा रहता है कि वो भी बदला लेगा। तो इस तरीके से एक्चुअल रिवेंज में कभी भी हम अपने पूरे इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन कैथारसिस में हम अपने पूरे इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि तकिया के ऊपर हम मार रहे हैं, धीरे धीरे हमारे इमोशंस रिलीज़ हो जाते हैं और हम अंदर से कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। एक्चुअली ये सब हमारे पास्ट लाइफ के इमोशंस हैं जो कि हमारे अंदर रिलीज़ नहीं हो पाए हैं, हमारे अंदर कैद हो गए हैं। पहले हम जानवर थे, पता नहीं किसी
केव में हम ऐसे बैठे रहते थे रात में और बगल में शेर बैठा है, उसकी वजह से अंदर थर 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 काँपते रहते थे। वो सारे जो इमोशंस हैं वो हमारे अंदर ट्रैप हो गए। और आज ये जब हमारे अंदर थोड़ी ह्यूमन बीइंग के तरीके से हम पैदा हुए हैं, हमारे अंदर थोड़ी कॉन्शियसनेस आई है, तो फिर हमें वो जो पेंट अप फीलिंग्स हमारे अंदर उस वक्त थी जब हम जानवर थे, वो आज हमारे सामने आई हैं, जिसको कि हम दूसरे लोगों के ऊपर प्रोजेक्ट करके उनको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्चुअली ये फीलिंग्स हमारी पास्ट लाइफ की भी हो सकती हैं, इस लाइफ के भी ट्रॉमेटिक इवेंट से जुड़ी हुई हो सकती हैं। तो इनका कैथारसिस ही रिलीज़ करना सबसे अच्छा तरीका है। और अगर आपको ये लगता है कि भाई तकिया से निकालने में आपको घूसा मारने में दिक्कत है, तो अपने माइंड के ही थिएटर के अंदर उसको इमेजिन करिए कि आप उसको घूसा मार रहे हैं, उस आदमी को पीट रहे हैं, झापड़ी झापड़ मार रहे हैं, खून खच्चड़ कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से उसको मारते भी रहिए और देखते भी रहिए। तो जब आप ये देखते रहते हैं तो धीरे 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 आपके पेंट अप इमोशंस धीरे धीरे रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से आप अच्छा महसूस करते हैं। फिर जानते हैं आपको अपने सेल्फ को रिक्लेम करना चाहिए। जैसे जब हमारे अंदर क्या होता है कि रिवेंज की फीलिंग्स आती हैं तो हम अपना आपा खो देते हैं। आपा खोने का मतलब अपने सेल्फ को खो देते हैं। तो हमें सेल्फ को रिक्लेम करना पड़ता है। इसी सेल्फ को रिक्लेम करने को ही तो पतंजलि ने कहा है प्रत्याहार। तो आप अपने सेल्फ को हम कैसे रिक्लेम करेंगे? हम अपने सेल्फ को रिक्लेम करते हैं कुछ पंच स्टेटमेंट्स या शॉक स्टेटमेंट्स अपने आप को दे करके। इनको हम इन स्टेटमेंट्स को हम अफर्मेशंस भी कहते हैं। तो जैसे किस तरीके के पंच स्टेटमेंट्स से हम अपने आप को शॉक देंगे? इसे कहते हैं शॉक थेरेपी। तो हम कैसे शॉक थेरेपी अपने आप को देंगे? हम ये देंगे कि पहले ही हम बहुत नुकसान कर चुके हैं, अब हम और नुकसान नहीं कर सकते। ऐसे हमने अपने आप को एक शॉक स्टेटमेंट दिया। जैसे शॉक स्टेटमेंट दिया तो जो हमारा आपा खो गया था, जो हमारा सेल्फ खो गया था, वो दोबारा रिक्लेम हो गया और हम रूटेड हो गए अपने सेल्फ के अंदर और होश में हम फिर से आ गए। या फिर हम कहेंगे कि हम अपना जीवन इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते हैं और हम जो है आगे बढ़ेंगे, हम अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से तबाह करें। तो इससे फिर हम अपने सेल्फ को रिक्लेम कर लेंगे। या हम इस तरीके का शॉक स्टेटमेंट देंगे कि फीलिंग्स का तो नेचर ही होता है ट्रांजिटरी, अभी आएंगी जब चली जाएंगी। फीलिंग्स के लिए हम अपनी फिजिकल लाइफ या फिजियोलॉजिकल लाइफ को थोड़ी अफेक्ट करेंगे, क्योंकि वो तो थोड़ा परमानेंट नेचर है उसका, तो हम उसको नहीं अफेक्ट करेंगे। फीलिंग्स आती जाती रहती हैं, इसके लिए हम बॉदर नहीं करेंगे ज़्यादा। तो जैसे हम ये सोचेंगे तो तुरंत फिर हमारा सेल्फ रिक्लेम हो जाएगा। तो इस तरीके के शॉक स्टेटमेंट्स को हम जब देते हैं तो फिर हम अपने सेल्फ को रिक्लेम कर लेते हैं और इस तरीके से हम रिवेंज की फीलिंग से मुकाबला कर सकते हैं।